वर्ड्स थे वो फुल वाले थे, कप फुल, स्पून फुल, यस और नो। तो जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं, अगर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है आपने तो कंपाउंड नाउन के एंड में लगेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे यहाँ पजल होते हैं। जैसे मैं कंपाउंड नाउन लिखता हूं यहाँ पे मदर इन लॉ, कौन सा लिखा, हाँ बेटा मदर इन लॉ, क्या ये कंपाउंड है, जी सर। अच्छा इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो आपको याद है जब इनका प्लूरल बनाते थे तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मदर होता था, तो प्लूरल में मदर्स इन लॉ बनता था। कुछ याद आ रहा हो, कमांडर्स इन चीफ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमेशा ये वाला वर्ड होता था जो प्लूरल बनाता था। देखो ये तो सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो प्लूरल बनाते वक्त एस का यूज किया, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की, अपोस्ट्रोफी एस की बात कर रहे हैं। तो जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो कंपाउंड नाउन के एंड में लगता है। समझ में आई, सासू माँ का बिहेवियर, ऐसे नहीं कर देंगे मदर इन लॉ बिहेवियर ना, यहां पे तो एस लगता है अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। अगर दो नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप शो करना कि सासू माँ का बिहेवियर, तो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ना कि एस, और वो भी एंड में। समझ में आया या नहीं आया, मदर इन लॉज बिहेवियर। और देखेंगे सन्स इन लॉज कार, दामाद जी की गाड़ी, अगर मैं इसे प्लूरल बनाऊं तो प्लूरल क्या बनेगा, सन्स इन लॉ बनेगा, प्लूरल में ये बनेगा SONS, एस लगेगा ना कि अपोस्ट्रोफी एस, सन्स इन लॉ, है ना, यस और नो, यस और नो। लेकिन अभी मुझे क्या बताना है, दामाद जी की गाड़ी रिलेशनशिप बताना है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा एंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। मेड सर्वेंट की सैलरी, नाउन प्लस नाउन कंपाउंड है ये, मेड सर्वेंट की सैलरी, तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा एंड में, ना कि शुरू में, गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं और जानते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें। ओहो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे समझेंगे क्या है ये बिल्कुल प्यार से। आपके सामने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, राम एंड श्याम शॉप, उसके बाद है मिस्टर लाला एंड सन शॉप, और उसके बाद है भगत एंड शर्माज नोवेल्स। तो इनका कुछ मीनिंग आप लोग गेस कर पा रहे हैं, कुछ मीनिंग बता पाएंगे अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो, ध्यान से देखिए। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी टूटा फूटा, कहीं से कुछ नहीं आ रहा, पक्की बात, चलो आओ फिर समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में। पॉइंट बहुत अच्छा है ये, जब हमारे, ध्यान रखिएगा, जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और उसके आगे आने वाला अधिकार उन दोनों का मिला के एक ही हो, मतलब ज्वाइंट पोजेशन हो, मैं यहां लिख देता हूं कैसा पोजेशन हो, ज्वाइंट, कैसा पोजीशन हो, ज्वाइंट। कहने का मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और उसके आगे आने वाली चीज जो शॉप, दोनों की मिला के एक ही हो, तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले नाउन के साथ लगता है। कहने का मतलब शॉप एक ही है, राम और शाम की मिला के, ज्वाइंट एक ही। दो नाउन अगर हमारे एंड से जुड़े हुए और उसके आगे आने वाली चीज दोनों की मिला के एक ही हो, तो लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो जो शॉप है मिस्टर लाला की भी और उसके बेटे की भी है। लेकिन जब हमारे दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और उसके आगे आने वाली चीज दोनों की अलग अलग हो, इसकी अलग और इसकी अलग, तो उस केस में दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और दोनों की अलग अलग चीजें तो एक से ज्यादा होंगी तो उसे प्लूरल भी बनाते हैं। पॉइंट समझ में आया, कहने का मतलब जब सेपरेट पोजीशन हो, हाँ बेटा कैसा पोजीशन हो, सेपरेट पोजीशन हो। दोबारा बताऊं मैं क्या कहा मैंने, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो, आगे आने वाला अधिकार ये चीज दोनों की मिला के एक ही हो, तो लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन जब दो नाउन आपके एंड से जुड़े हो और आगे आने वाली चीज दोनों की अलग अलग हो, तो इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस, इसके साथ भी, और वो एक से ज्यादा होगी तो उसे प्लूरल करेंगे। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी लाइव क्लास चल रही होती तो मैं क्लास से कुछ बच्चों के नाम उठाता, मजे आते हैं उनको भी उनके नाम उठाने में। आओ ऐसे ही रैंडमली कोई एग्जांपल लिख देता हूं, चलो मैं अपना नाम ही लिख देता हूं। मैंने कहा तरुण, ठीक है, और आगे फिर लिखा मैंने एंड, और अपने दोस्त का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने कहा तरुण एंड राहुल, ठीक है, और फिर मैंने लगाया अपोस्ट्रोफी एस और आगे लिखा वाइफ। अब आप मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा है फ्रेज, ये सही है या गलत है, तरुण एंड राहुल्स वाइफ, हाँ भाई बोलो,
नहीं बोलोगे? बोलो ना। तरुण एंड राहुल्स वाइफ। अभी हमने क्या सीखा, क्या सीखा? इसको थोड़ा लाल रंग से सजाते हैं ना, अच्छा लग रहा है ये। चलो, तरुण एंड राहुल्स वाइफ, अगर दो ना, अरे ये तो मान ही नहीं रहा है, ये कह रहा है गलत लिखा है ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिख दिया गुरुजी? आओ, वो बोल रहा तरुण एंड राहुल्स वाइफ, जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े होते हैं और आगे आने वाली कोई भी थिंग या कोई पर्सन दोनों का मिला के एक ही हो तो लास्ट वाले पे लगाते हैं अपोस्ट्रोफी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या वाइफ दोनों के मिला के एक हो सकती है क्या? बताओ, क्या तरुण और राहुल की एक वाइफ हो सकती है? सच्ची? क्या बात कर रहे हो, सही में? अरे नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाइफ इसकी अलग होगी, इन महाशय की, और मेरी अलग होगी, ठीक है, दोनों की एक वाइफ नहीं हो सकती। मतलब वो आगे जो आने वाला इंसान है इसका अलग, इसका अलग, अगर दोनों के अलग अलग है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इस पे तो लगा हुआ है, और इसको प्लूरल भी तो बनाएंगे क्योंकि दोनों की अलग अलग पत्नियां है ना। बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले तू चिकना है बड़ा बड़ा मस्त गाना ये भी है ना। चलो, ये समझ में आया? अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है। मैंने कहा टीना एंड रवीना, टीना एंड रवीना, और आगे लिखा हस्बैंड। क्या ये सही है? आप बोलोगे जी गलत है। कैसे गलत है जी? जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और आगे आने वाला इंसान दोनों का मिला के एक ही हो तब हम लगाते हैं लास्ट वाले पे, लेकिन इसका हस्बैंड अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों का एक हस्बैंड कैसे हो सकता है? वो आप वो मत जाना सर मोहम्मडन्स में ऐसा होता है या किसी किसी और भी रिलीजन में ऐसा होता है, नहीं। मोरालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वैसे मोरालिटी तो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट तो होती नहीं है मोरालिटी, लेकिन आप इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में मत जाइए। आप सिंपल सी बात कीजिए, मुझे बताइए क्या एक ही इंसान के मतलब एक ही दो लड़कियों के एक हस्बैंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसके, वैसे तो हमारा देश भी सेक्युलर है, कुछ भी पॉसिबल है कहीं पे, लेकिन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत होती है, ध्यान रखिएगा। 2 हो, 5 हो, 10 हो, वो आपकी मर्जी है, आपने जितने रखनी है रखो, लेकिन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग गलत है। इसका अलग हस्बैंड होगा, इसका अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तो यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, इसे प्लूरल करेंगे, क्या बोलेंगे? टीनाज एंड रवीनाज हस्बैंड्स। समझ में आया? पक्की बात है? इसमें बता दो फिर, फटाफट बताओ। चलो, दोनों में से कौन सा सही है? बोलो भाई, दोनों में से कौन सा सही है? आई वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, सॉरी, ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, और ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउसेस। अब आप बोलोगे सर दो नाउन अगर एंड से जुड़े होते हैं और आगे आने वाली चीज अगर दोनों की मिला के एक ही है तो लास्ट वाले पे लगाते हैं, तो पॉसिबल है राहुल और सोनाली का एक ही घर हो सकता है। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि बहन भाई हो, एक घर हो सकता है। और ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी सही लग रहा है कि दो नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं, दोनों पे अपोस्ट्रोफी एस है, तो आगे वाला प्लूरल होता है, वो भी सही है। हो सकता है राहुल का घर अलग और सोनाली का अलग हो। तो सर क्या करूं? तो कहने का मतलब हम बता ही नहीं सकते क्योंकि आगे कुछ हिंट नहीं है, ये एम्बिगुअस है, वेग है। अगर आगे कुछ हिंट होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पे देख लेते कि ये आएगा ये आएगा, तो हिंट बहुत जरूरी है, हिंट नहीं है। तो एक काम करते हैं, शायद अब बता पाओ। He went to Rahul and Sonali's house but the couple was not home. He went to Rahul's and Sonali's houses but the couple, अब बताओ, अब कपल आगे लिखा हुआ है ना, कपल का मतलब हस्बैंड वाइफ। एक तो ध्यान रखिएगा, ये कपल शब्द जो है हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यूज कर देते हैं, जबकि ये स्पाउस के लिए यूज होता है। स्पाउस समझते हैं, हस्बैंड और वाइफ वही कपल होते हैं। ये तो हम शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अपने आप को कपल बोल देते हैं, हालांकि चलो ठीक है, सब चल जाता है ना। बेइंतहा पे कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बोल के भी राजी नहीं है, तू मेरा सोलमेट है क्या है सोलमेट? गर्लफ्रेंड थोड़ा डेरोगेटिव टर्म लगता है ना, बहुत अजीब लगता है। कुछ लोग होते हैं अपने अपने बाबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना फेंकने वाले लोग आते हैं, फिर बहुत सारे बहुत ज्यादा ही फेंकने वाले लोग होते हैं। फिर एक वो आते हैं जो ये कहते हैं, बाबू तुम खाना नहीं खाओगे ना, सॉरी बाबू तुम खाना नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना। तो ऐसे टाइप के लोग अपने आप को कपल बोलते हैं, लेकिन कपल हम स्पाउस हस्बैंड वाइफ के लिए जनरली यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो राहुल और सोनाली के घर गया, लेकिन जो कपल था होम नहीं था, कपल घर पे नहीं था। कपल घर पे नहीं था मतलब दोनों का एक ही घर होगा। अगर दोनों का ज्वाइंट पोजीशन होगा तो मतलब ये वाला आना चाहिए, सेपरेट पोजीशन वाला नहीं आना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? कहने का मतलब एग्जामिनेशन में आपको हिंट जरूर मिलेगा आगे, अदरवाइज आप बता ही नहीं पाएंगे कि पहला सही है या दूसरा सही है, मतलब ज्वाइंट पोजीशन सही है या सेपरेट पोजीशन सही है, आप नहीं बता पाएंगे।
अनलेस यू हैव सम हिंट ओवर हियर। इज माय पॉइंट क्लियर? चलें आगे, पक्की बात। चलिए जी आगे चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 सेंटेंस आप मुझे देख के बताइए इनके अंदर क्या मिस्टेक है। मैंने कहा द चेयर्स लेग्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज दैट योर्स, सो आई विल नॉट बाय दैट वन इवन दो इट इज चीपर। कुछ गलती है? डेफिनेटली रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। हाँ भाई पक्का। देखो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, नहीं आता। क्या बोलेंगे? द लेग्स ऑफ द चेयर। क्या बोलेंगे बच्चे? द लेग्स ऑफ द चेयर। समझ में आया या नहीं आया? बोल दो हाँ। चल रहे हैं आगे। चलिए, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। तो भैया दोनों के पापा एक ही तो हैं, बच्चन जी, अमिताभ के और अजिताभ के। तो ज्वाइंट पोजेशन होना चाहिए ना, सेपरेट थोड़ी हो सकता है। तो यहां से अपोस्ट्रोफी एस हटा दो। क्या बना? द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। ठीक है जी। चलो ये बताओ, दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस। ये मेरे दामाद जी का घर है। ठीक है भाई, है तो है। सन्स इन लॉ गलत हुआ, क्या करेंगे बच्चे? सन इन लॉज, सन इन लॉज हाउस। समझ में आया? पक्की बात है। चल रहे आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा दा प्लस एडजेक्टिव वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। सीखना हमें ये है कि जो अपोस्ट्रोफी एस जिसका यूज हम अभी पढ़ रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस कभी भी हम दा प्लस एडजेक्टिव एक टर्म होती है, इसके साथ हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सर ये दा प्लस एडजेक्टिव होता ही क्या है? वो बात तो ठीक है, हम समझ गए कि अपोस्ट्रोफी एस का इस टर्म के साथ यूज नहीं करना है, लेकिन इस टर्म को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो, हमें समझाओ कि क्या है ये टर्म। तो चलिए आज ही इसे बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एडजेक्टिव से पहले दा ऐसे कैसे लग गया? दा आर्टिकल होता है और ये तो नाउन्स के साथ ही आते हैं, ये एडजेक्टिव के साथ कैसे आ गया? चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, आप यही बता दें कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, हम सबको पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा रिच। आप लोग मुझे बताइए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? क्या ये एडजेक्टिव है या नहीं है? तो आप बिल्कुल एकदम से देखते बता देंगे रिच एडजेक्टिव है। कैसे? ऐसा वर्ड जिसकी 3 डिग्रीज बन सकती हैं, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बचपन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा शब्द जिसकी 3 डिग्रीज बन सकती है, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ऐसे समय में नहीं आ रहा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इस वर्ड को कहीं पे भी यूज करके देखिए। जैसे मैंने कहा रिच मैन, कैसा मैन? रिच मैन। तो मैन कैसा है? रिच है। मैन एक नाउन है, उसको मॉडिफाई रिच कर रहा है तो वो एक एडजेक्टिव है। कहने का मतलब 101% ये बात कंफर्म्ड होगी कि जो रिच है हमारा एडजेक्टिव है। हाँ कि ना? पक्की बात? ठीक है। अब क्या वैसे एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, आर्टिकल्स तो हमेशा नाउन्स के लिए आते हैं। लेकिन मैंने कहा जब कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले हम दा यूज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनता है। जब कभी किसी एडजेक्टिव के पहले हम दा यूज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। जब खाली रिच लिखा हुआ था तो रिच का मतलब था अमीर, आप सभी लोग जानते हैं रिच का क्या मतलब था, अमीर। लेकिन जैसे ही मैंने रिच के पहले दा लगा दिया, मतलब एडजेक्टिव के पहले मैंने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो अब इसका मतलब है अमीर लोग। क्या मतलब है? अमीर लोग। कहने का मतलब वो एडजेक्टिव अब पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है। किसको शो करता है? कम्युनिटी को। मैं यहां लिख देता हूं, दा प्लस एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव की पूरी कम्युनिटी को, मतलब पूरे समुदाय को शो करता है। किसको शो करता है? पूरे समुदाय को शो करता है। और ध्यान रखिएगा जब ये पूरी कम्युनिटी को बताता है, इसलिए ये दा प्लस एडजेक्टिव जो टर्म होती है ना, ये प्लूरल नाउन का सेंस देती है। और इसके बाद जो वर्ब आता है ना, वो प्लूरल वर्ब आता है। दोबारा समझेंगे। वैसे तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा नहीं आता, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के पहले दा अगर आ गया तो वो एडजेक्टिव नहीं रहता, फिर वो नाउन ही बन जाता है। कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल नाउन। और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि वो पूरे के पूरे समुदाय को बता रहा होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को बता रहा होता है। तो दा रिच का जो मतलब है वो है रिच पीपल। क्या है? रिच पीपल। खाली रिच का मतलब क्या था? अमीर। और दा रिच का मतलब क्या है? अमीर लोग। बात समझ में आई? वैसे तो एडजेक्टिव के पहले दा नहीं लगता, लेकिन जब लगता है तो वो एडजेक्टिव भी नाउन बन जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के साथ ही आते हैं। और कैसा नाउन बनता है? प्लूरल नाउन बनता है।
और कैसी वर्ब आएगी उसके बाद? प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल नाउन ही क्यों बनता है? क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो कम्युनिटी और समुदाय का सेंस दे रहा होता है, बहुत सारे लोगों का सेंस दे रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वर्ड और लिखा, मैंने कहा पुअर। मैंने आपसे पूछा कि पुअर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, आपने कहा डेफिनेटली 101% ये एडजेक्टिव है। पुअर का मतलब क्या है? गरीब। मैंने पुअर के पहले दा लगा दिया बेटा, क्या लगा दिया? दा। अब क्या बन गया? अब बन गया गरीब लोग। किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम दा लगा दें तो दा प्लस एडजेक्टिव कम्युनिटी समुदाय को शो करता है और वो प्लूरल नाउन होता है। अब इसका मतलब है पुअर पीपल। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा ओल्ड। क्या कहा? ओल्ड। ओल्ड का मतलब बूढ़ा। अच्छा, क्या ओल्ड एडजेक्टिव है? डेफिनेटली एडजेक्टिव है। कैसे? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन बोलते ना वैसा। वुमेन कैसी है? ओल्ड है। मैन कैसा है? ओल्ड है। मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। ओल्ड का मतलब बूढ़ा, लेकिन मैंने उसके पहले दा लगा दिया। अब दा ओल्ड का मतलब क्या है? बूढ़े लोग। ओल्ड का मतलब था बूढ़ा और दा ओल्ड का मतलब है बूढ़े लोग, मतलब ओल्ड पीपल। और ये जो टर्म है, ये वाली टर्म अपने आप में है तो है क्या? ये प्लूरल है। कैसी वर्ब लेगी? प्लूरल वर्ब लेगी, क्योंकि अभी किसकी बात कर रही है? पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। पहले बताओ दा प्लस एडजेक्टिव, ये चीज तो आपने बाद में सीखनी है कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम दा प्लस एडजेक्टिव के साथ नहीं करते, लेकिन पहले ये तो जानो कि दा प्लस एडजेक्टिव होता क्या है। इतना समझ में आया? अभी दा प्लस एडजेक्टिव से रिलेटेड 2-3 बातें और जानेंगे पहले, ठीक है। पहली बात, मैंने आपसे पूछा ये दा प्लस एडजेक्टिव क्या अपने आप में प्लूरल थी? आपने कहा जी सर, ये जो टर्म थी ये प्लूरल थी, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये प्लूरल नाउन का सेंस देती है। अगर कोई चीज प्लूरल होती है अपने आप में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी बॉयज, मुझे बताओ ये टर्म अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहेंगे सर प्लूरल है, हाँ कि ना। अगर ये टर्म अपने आप में प्लूरल है तो क्या मैं कभी इसके साथ एस लगा सकता हूँ, बॉयजेस कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब ये वर्ड अपने आप में ही प्लूरल था तो मैं उसके साथ एस कैसे लगा सकता था। ऐसे ही ये दा प्लस एडजेक्टिव वाली जो टर्म होती है ये अपने आप में क्या है? प्लूरल। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे दा पुअर लिखूं और उसके साथ मैं एस लगा दूं तो क्या वो सही होगा? डेफिनेटली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इतनी जो टर्म है वो अपने आप में प्लूरल है, आप प्लूरल के साथ एस कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम दा प्लस एडजेक्टिव के साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते, मतलब इसका डबल प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में ही प्लूरल है। यहां तक बात समझ में आई? एस की बात करिए, अपोस्ट्रोफ एस की बात नहीं करिए, वो कॉन्सेप्ट अगला पॉइंट है। अभी मैं दा प्लस एडजेक्टिव को ही क्लियर कर रहा हूं, उसको ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने कहा द सिक्स, ठीक है, द सिक्स एंड द पुअर्स, द सिक्स एंड द पुअर्स, और आगे लिखा वॉज हेल्प्ड। मुझे बताएंगे ईमानदारी से क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो आप कहेंगे सर दा सिक्स मतलब बीमार लोग, क्योंकि सिक एडजेक्टिव होता है उसके पहले दा लगा दिया तो बीमार लोग ये प्लूरल टर्म बन गई। अपने आप में प्लूरल है तो एस तो नहीं आ सकता। ऐसी दा पुअर्स भी कोई टर्म नहीं है, यस और नो, दा पुअर होना चाहिए। और ये दोनों टर्म कैसी है? प्लूरल है। कैसी है? प्लूरल है, और एंड से भी जुड़ी हुई है, तो आगे फिर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो हमको पता है हम क्या यूज करेंगे, द सिक एंड द पुअर वर हेल्प्ड, मतलब बीमार लोगों की और गरीब लोगों की मदद की गई। पॉइंट समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने कहा, आप खुद बताइएगा मिस्टेक क्या है। द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन पुअर। इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है। द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन पुअर। लुक्स डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचे की दृष्टि से देखना, ठीक है, किसी को नीचा समझना या छोटी जात का समझना या किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, डिमीन करना, डिसडेन करना, ठीक है। द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन, जो अमीर लोग होते हैं गरीब लोगों को हमेशा नीचे की दृष्टि से देखते हैं। पहली बात, द रिच अपने आप में ये टर्म कैसी होती है? तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल टर्म होती है, क्योंकि दा प्लस एडजेक्टिव है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? लुक्स डाउन अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब नीचे की दृष्टि से देखना। सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? आप बोलेंगे प्लूरल आएगी, लेकिन एस या ईएस वाली टर्म तो सिंगुलर होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट लुक करेंगे। एक गलती तो ये
कि जो अमीर लोग होते हैं नीचे की दृष्टि से देखते हैं गरीब को या गरीब लोगों को? ऑफ कोर्स गरीब लोगों को ना। अमीर लोग नीचे की दृष्टि से देखते हैं गरीब को, कैसे? गरीब लोगों को। और आपको पता है पुअर का मतलब गरीब। अब गरीब लोगों बनाना है, बहुत सारे लोग बनाने हैं, तो इससे पहले आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे। अब सेंटेंस सही हो गया, द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। पॉइंट समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपनी मुद्दे की बात के ऊपर। मुद्दे की बात तो ये थी कि जो अपोस्ट्रोफ एस, क्योंकि हम अपोस्ट्रोफ एस के यूज पढ़ रहे थे ना, कहां पे आता है कहां नहीं आता। अपोस्ट्रोफ एस का यूज हम कभी भी दा प्लस एडजेक्टिव के साथ नहीं कर सकते थे। और दा प्लस एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वो क्या होती है। वो प्लूरल नाउन होती है, कम्युनिटी की बात करती है, और उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं अपोस्ट्रोफ एस की। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। मैंने कहा, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने कहा दी ओल्ड्स प्लाइट। सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। मैंने कहा द ओल्ड्स प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, बुरी कंडीशन को हम बोलते हैं। और द ओल्ड का मतलब तो आपको पता है, ये बूढ़े लोग, ठीक है। अब इस फ्रेज का मतलब बन गया बूढ़े लोगों की दुर्दशा, ठीक है। पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन इसकी हिंदी आप निकाल लो सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि दा प्लस एडजेक्टिव के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते। ये टर्म अभी हमने सीखी कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी? गलत। और अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, जहां जहां पे अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता वहां क्या आता है? ऑफ आता है। और ऑफ को आने के लिए ये चीज यहां आ जाती है और ये चीज यहां चली जाती है, पता है ना आपको। तो हम क्या लिखेंगे? द प्लाइट ऑफ द ओल्ड। क्या बोलेंगे? ऐसे बोला जाता है, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, मतलब बूढ़े लोगों की दुर्दशा। समझ में आया या नहीं आया? सेम एग्जांपल एक और ऐसा, मैंने कहा द पुअर्स कंडीशन, गरीब लोगों की स्थिति। सही है? आप बोलोगे गलत है। ये फ्रेज सही है? डेफिनेटली रॉन्ग है। अपोस्ट्रोफे एस, ना ही हम इनको प्लूरल बना सकते हैं और ना ही इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। क्या बनेगा? द कंडीशन ऑफ द पुअर। द कंडीशन ऑफ द पुअर मतलब गरीब लोगों की अवस्था, कंडीशन। समझ में आया? पक्की बात है। चल रहे आगे 100%। चलिए अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज हम इन सारे शब्दों के साथ कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे कि somebody, anybody, everybody और nobody। ये सारे वर्ड्स के साथ अगर कभी रिलेशनशिप आपको बताना है तो हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद होगा, somebody का दूसरा नाम someone था, anybody का दूसरा नाम anyone था, और everybody का दूसरा नाम everyone, और nobody का no one। आपको ध्यान होगा। तो इन सबके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स लिविंग बीइंग्स को डिनोट करते हैं। याद है आपको? और लिविंग के साथ तो वैसे भी हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, आई हैव स्टोलन समबडीज वॉच। मैंने चुरा ली है किसी की घड़ी। तो क्या ये सही है? डेफिनेटली सही है। किसी की घड़ी, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग को शो करते हैं। शी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग। उसे हर किसी का बैग चेक करने की जरूरत है। हर किसी का बैग, बिल्कुल सही है। इसके साथ अपोस्ट्रोफे एस आ सकता है। रिलेशनशिप शो कर रहा है बैग का और एवरीवन का, वॉच का और समबडी का, तो डेफिनेटली सही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है जिससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा और आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये वाले हैं। क्या आपने कभी कभी नोट किया होगा, इन सारे शब्दों के बाद एल्स टर्म भी यूज होती है, जैसे somebody else, nobody else, everybody else, nobody else। हालांकि एल्स लग जाने से मीनिंग में कुछ खास बदलाव नहीं आ जाता है, मीनिंग ऑलमोस्ट मतलब लगभग सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी हम एल्स यूज करते हैं। और जब इनके बाद हम एल्स यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा उस केस में अपोस्ट्रोफे एस जो होता है ना, वो फिर एल्स के साथ आता है, ना कि इन शब्दों के साथ। मीनिंग भले ही सेम हो, आप एनीबडी लिखो या एनीबडी एल्स लिखो, लेकिन अगर खाली एनीबडी लिखा है और रिलेशनशिप बताना है तो सिर्फ एनीबडी के साथ आएगा, और अगर आगे एल्स भी लिखा है तब फिर एल्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं। जैसे नोबडीज एल्स, ये गलत हो जाएगा, नोबडी एल्सेज ऐसे करना पड़ेगा। नोबडी एल्सेज लास्ट में आप लगाएंगे, ना कि बीच में, गलत हो जाएगा। हाँ, एल्स नहीं लिखा है और फिर रिलेशनशिप बताना है तो डेफिनेटली सही है नोबडीज, अगर आगे जो भी आपको बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दो सेंटेंस है। मैंने कहा आई लाइक नोबडीज एल्स एडवाइस बट योर्स। मुझे तुम्हारी एडवाइस के सिवा किसी और की एडवाइस पसंद नहीं है। ये योर्स का मतलब योर एडवाइस है, वो लिखा नहीं हुआ क्योंकि एडवाइस रिपीट हो जाता, इसलिए
योर एडवाइस की जगह योर्स को लिखा हुआ, ये प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, है ना। तो आई लाइक नोबडीज एल्स एडवाइस बट योर्स, मुझे किसी और की एडवाइस पसंद नहीं है सिवाय तुम्हारे। अब देखो नोबडीज के साथ एल्स आया हुआ है, अगर एल्स ना होता, ऐसा होता आई लाइक नोबडीज एडवाइस बट योर्स, तो सही होता, लेकिन एल्स भी आ गया ना, तो फिर आप यहां से हटाइए और एल्स के साथ लगाइए, सेंटेंस अब ग्रामेटिकली राइट हुआ। चले आगे, पक्की बात 100%। योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन एल्स, वो एवरीवन एल्स के बाद परफॉर्मेंस जो है वो लिखा हुआ अंडरस्टूड है, लिखा नहीं हुआ, वो अंडरस्टूड होता है, बार बार लिखना नहीं है परफॉर्मेंस को, वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। योर परफॉर्मेंस, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है हर किसी की परफॉर्मेंस से, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो गलती है, गलती है तो फिर आपको पता है ये गलत, आखिरी में एल्स आया हुआ तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। अगर एल्स नहीं होता तो एवरीवन के साथ लगाते, एवरीवंस लिखते, और आगे परफॉर्मेंस आना चाहिए, वो लिख नहीं रहे हैं, वो अंडरस्टूड होता है, परफॉर्मेंस जो है आगे अंडरस्टूड है। जैसे मैंने कहा शी इज बेटर देन आई, अब इसके आगे जो एम होता है वो अंडरस्टूड होता है, आपको पता है ना, शी इज बेटर देन आई एम, ऐसे अंडरस्टूड होता है, कभी कभी हम लिखते नहीं है, तो ऐसे ये जो वर्ड है हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। चलते हैं आगे, चलिए जी आगे चलते हैं और डील करते हैं। क्या हो गया, हाँ जी, अपोस्ट्रोफेस इज नॉट यूज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स, इसको देखेंगे आप, कुछ समझ में आ रहा है इनका पॉइंट? क्या समझ में आया? देखो, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विद ऑल दीज वर्ड्स, इन सारे शब्दों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। क्यों? कौन कौन से वर्ड्स हैं? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अब आपका दिमाग खुद ही चल रहा होगा, क्योंकि ये किसके लिए आते हैं? हाँ सही बोल रहे हो, किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, इसलिए नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एवरीथिंग्स ब्यूटी इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, हर किसी चीज की जो सुंदरता होती है वो टेम्परेरी होती है, हर किसी चीज की सुंदरता जो होती है वो टेम्परेरी होती है इस दुनिया के अंदर। बात तो एकदम सही है, बात भी सही है, लेकिन सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि एवरीथिंग नॉन लिविंग है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। आपको पता है जहां जहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता वहां फिर क्या आता है? ऑफ आता है। तो ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज वहां चली जाएगी, क्या बनेगा? द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? जो भी चीज सुंदर है उसने जाना ही जाना है ना। चलो जी आ जाओ और देखते हैं। नथिंग्स एग्जिस्टेंस इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, किसी भी चीज का जो अस्तित्व है वो परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। फिर से नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया, जो कि एकदम गलत है। तो भैया क्या बनना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीजें? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। मैं भी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप खुद देखिएगा अपना फ्लो, ठीक है। चलिए जी, चीजें उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हमको लगता है। कभी कभी हम चीजें ना जानबूझ के मुश्किल बना देते हैं। जैसे जिंदगी अगर मैं बात करूं तो जिंदगी भी अगर जी जाए, ढंग से जी जाए, सिंपल तरीके से, तो बहुत आसान है। देखो परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती है ना, ऐसी बात नहीं है कि परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं, आपको लिबरेशन मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, निर्वाणा मिल सकता है। वो आज के टाइम में मुझे पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन हम काफी हद तक अपनी लाइफ को सिंपल कर सकते हैं। लेकिन ये ख्वाहिशें है ना, ये हमारे एस्पिरेशंस, ये बड़े बड़े ख्वाब, ये चैन से बैठने का देते हैं, ये हमें जीने कहाँ देते हैं ना। लाइफ हमको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन कई लोग ना बेवजह जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाते हैं, बेवजह, है ना, कोई वजह नहीं है फिर भी उसको मुश्किल बना रखा है। खुद अपने आप को तड़पाते रहते हैं, विक्टिम बनाते रहते हैं। जो चीज आपने गलती नहीं करी है उसके लिए खुद को कोसते रहते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, है ना, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मोटा दिखता हूं, पतला दिखता हूं, हाइट इतनी लंबी है, हाइट छोटी है। सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव ना होने के कारण लोग जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, जबकि देखा जाए तो जिंदगी आसान है। बस सबका जीने का अपना अपना तरीका है। नजरिया बदलेंगे तो आप जीने का आपका तरीका भी बदलेगा। ऐसे ही लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, चीजें लोग मुश्किल बना लेते हैं जबकि ये है नहीं। हवा जो बन जाता है ना इंडिया के अंदर, इंग्लिश वो है ओवररेटेड है। ओवररेटेड समझते हैं जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आ गई वो समझता है कि मैं तो मतलब बिल्कुल एकदम कटरीना कैफ हूं पूरी। नहीं, जनरली ऐसा होता है। या फिर रणबीर कपूर हूं मैं तो पूरा, मुझे इंग्लिश आ गई। ये छोटे से हिंदी मीडियम वाले लोग, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे, ऐसा फील करा देते हैं सामने वाले को। और सामने वाला फिर अपनी वर्थ पे डाउट करता है, यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जबकि लैंग्वेज इज जस्ट अ मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम है। वो लैंग्वेज का मतलब नॉलेज होना नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की कमांड है तो आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा। ये बस कम्युनिकेशन का मीडियम है। आप अपने विचारों को बस आदान प्रदान कर पा रहे हैं, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि अपने विचारों को जितना
सीधे तरीके से, जितना साफ और सिंपल, जितना लुसिड तरीके से सामने वाले को समझाएं उतना बढ़िया। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, फ्लैबरगैस्टेड, बॉम्बास्टिक, है ना, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं ये दिखाने के लिए, प्रिटेंड